हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं वेक्टर के बारे में। जैसा कि हम लोग का प्रीवियसली मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, दैट इज़ लेक्चर का पूरा बेसिक मैंने आपके लिए कवर कर दिया था। बेसिक कवर करने के बाद मैंने आपको वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी सिखाया, वेक्टर के टाइप के बारे में भी सिखाया। तो आज का जो मेन डिस्कशन बच्चों आपके साथ होने वाला है वो वेक्टर के एडिशन के बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ और दोनों मेथड पर चर्चा करेंगे। पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा दैट इज एनालिटिकल मेथड। अगर मैं वेक्टर एडिशन की बात करूं तो वेक्टर एडिशन में सबसे पहली बात कि वेक्टर को ऐड ही कैसे करते हैं ना, वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे तो वो ट्रिक भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखो, जैसे अगर मैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं सिंपली, जैसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक वेक्टर को, जो वेक्टर है ए, ठीक है, और आपके पास कोई भी एक दूसरा वेक्टर है, सपोज करो वेक्टर है यहां पर और ये वेक्टर है आपके पास बी, और आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो आपके पास सिंपल सा मेथड क्या होना चाहिए, क्या होगा, सिंपली हम लोग करेंगे क्या, देखो ये वेक्टर का ना ये एरो किस तरफ जा रही है, इस तरफ, यानी ये वेक्टर का क्या होगा, हेड, और ये वेक्टर का क्या है, टेल। इसी तरीके से ये एरो यहां पे है तो ये रिप्रेजेंट करेगा इस वेक्टर का हेड और ये रिप्रेजेंट करेगा इसका टेल। करना क्या रहता है, सिंपली हम लोग जब भी दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो जोड़ते हैं सबसे पहले या तो हम टेल से कनेक्ट करेंगे दैट इज हेड को, या फिर हेड से कनेक्ट करेंगे टेल को। टेक्निक को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए, या तो टेल से हेड हो सकता है या तो हेड से टेल। यानी अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर जो आपके पास गिवन है, इन दोनों को अगर मुझे जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, देखो जरा सिंपल सा तरीका। आपको क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक वेक्टर को ले लेना है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया ए को, मैं इसको ट्रांसलेट करके पीछे की तरफ लेकर आ रहा हूं। देखो जरा, ये मैंने ट्रांसलेट कर लिया है, ये वेक्टर आ चुका है ए वाला, ये है वेक्टर ए। अभी क्या करना है मुझे, मैंने इस वेक्टर को भी ट्रांसलेट करके आगे की तरफ ले जाना है और ये वेक्टर आ जाएगा कुछ ऐसे। वेक्टर को बिना एंगल चेंज किए हुए कहीं पर भी खींचा जा सकता है। यानी अगर मैं इस वेक्टर को ट्रांसलेट करके आगे ले जाऊं, पीछे ले जाऊं, या इधर ले जाऊं, या इधर ले जाऊं, या ऊपर ले जाऊं, या नीचे ले जाऊं, इस वेक्टर को भी मैं बिना एंगल चेंज किए आगे पीछे करूं या फिर ऊपर नीचे करूं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास ये वेक्टर आ चुका है क्या, ए, और ये वेक्टर आ चुका है क्या, बी। तो आप इन दोनों वेक्टर को एक दूसरे से ज्वाइन कर पाए। ठीक है, तो ऑलवेज ये मेथड आपको याद रखना है। जब भी मुझे दो वेक्टर को ऐड करना रहेगा तो सिंपली हम लोग क्या यूज करेंगे, टेल हेड और हेड टेल। देखो, इस वेक्टर का हेड यहां पर है, इस वेक्टर का टेल है यहां पर। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, जैसे अगर मैं ना इस वेक्टर को, ये जो आपके पास ये वाला वेक्टर है, इसको मैं अगर आगे की तरफ ले जाता तो सिंपली क्या करता कि ना इनका मुझे इस वेक्टर का ए का क्या चाहिए, सपोज करो मुझे ए का टेल चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करता, इस वाले वेक्टर को ऐसे ही रहने देता। ठीक, इस वेक्टर को ट्रांसलेट करके इधर लेकर चला आता, तो ये वेक्टर क्या हो जाता है आपके पास, ये है आपके पास बी वेक्टर, और ये वेक्टर क्या है आपके पास, ए वेक्टर। तो यहां पर मैंने आपको दोनों मेथड बताया है। यहां पर ए का हेड है, बी का टेल है, यहां पर बी का हेड है, ए का टेल है। ठीक है, तो आप दोनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हैं दो वेक्टर को जोड़ने के लिए। ठीक, अब बात करते हैं वेक्टर के एडिशन के लॉज की, कि किन किन लॉ की हेल्प से इनको हम लोग जोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको रब करता हूं अभी और फटाफट आपको सिखाता हूं जोड़ना। देखिए, वेक्टर को एडिशन करने के लिए आपके पास तीन लॉज हैं। फर्स्ट लॉ की अगर बात करें तो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये आपका होता है ग्राफिकल मेथड, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं, ग्राफिकल मेथड। फिर चलने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद मैं आपके साथ एनालिटिकल भी डिस्कस करूंगा। ठीक, इस वेक्टर लॉ में आपके पास क्या रहेगा, सिंपली अगर मैं इसके स्टेटमेंट की बात करूं तो आपको सिंपली ये बताना है कि अगर दो वेक्टर
ट्रायंगल के दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो वेक्टर मतलब जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ दो वेक्टर अगर ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनका जो भी तीसरा साइड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उसका रिजल्टेंट। लेकिन एक खास बात कि जो तीसरा वाला वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन उन दोनों के अपोजिट होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बनाते चलता हूं। मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक वेक्टर है, ये है मेरे पास a और ये है मेरे पास b। मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो मैंने सिंपली क्या किया, सबसे पहले किसी भी दोनों में से किसी भी एक वेक्टर को मैं चूज करता हूं। मैं सपोज करो b को लेकर आता हूं, तो ट्रांसलेट करके मैं लेकर आया यहां पर। अभी क्या करना है, ये रहा आपके पास b वेक्टर, a को ट्रांसलेट करके लेकर आना है, लेकिन जोड़ना कैसे है, हेड से टेल या टेल से हेड। तो ये इस वाले वेक्टर को ट्रांसलेट करके लेकर आते हैं यहां पर। ठीक, ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर है a। ठीक है ना। अब करना क्या है, कहा क्या गया है इस लॉ में कि अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ किसी भी ट्रायंगल के दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक साइड ऑफ ट्रायंगल, ये एक साइड ऑफ ट्रायंगल, तो इनका ये जो तीसरा साइड होगा ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, इनका रिजल्टेंट, और उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, इन दोनों के जस्ट अपोजिट। यानी अगर मैं इसको बोलूं कि ये है रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू हम लोग सिंपली लिखेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b। बात आई समझ में, कायदे से एकदम कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अगर दो वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल के दो साइड को, तो ये जो तीसरा साइड होगा ट्रायंगल का वो रिप्रेजेंट करेगा उसका रिजल्टेंट। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना, एकदम आसान सा था। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट भी आप सेम लिख सकते हैं क्या, इफ टू वेक्टर्स with magnitude and direction represent the two sides of a triangle, then the third side of the triangle represent its resultant। ठीक है, तो ये था आपके पास फर्स्ट लॉ, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों ध्यान से मैं फिर से आपको बताता हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में सिंपली क्या करेंगे, ट्रायंगल के अगर दो वेक्टर विद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, ट्रायंगल के दो साइड, तो तीसरा साइड उनका क्या रिप्रेजेंट करेगा, उनका रिजल्टेंट। ठीक है, वही बात मैंने सेम लिख दी है। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरे लॉ पर, देखो जरा ध्यान से, और जहां पर नहीं आएगा तो बताते चलेंगे। दूसरा लॉ होता है आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है, कोई भी दो वेक्टर हो विथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड, और खास बात क्या रहेगी, इन दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा सेम। अगर दो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है सेम और दोनों वेक्टर एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका जो भी डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उसका रिजल्टेंट। ठीक, जरा ध्यान से देखिए, समझाता हूं। आपके पास सपोज करो कि एक वेक्टर है ये a, इस वेक्टर का नाम है a, और आपके पास ये एक दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर है आपके पास b। देखो दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है सेम,
ठीक। और अगर मैं इनको ऐसा बोलूं कि ये ना इसको कंप्लीट कर दूं पैरेललोग्राम में, ठीक, यानी यहां पर मैं रिप्रेजेंट करूं ए बी सी डी, तो यहां पर ए बी सी डी ये क्या है, पैरेललोग्राम है, और ये एक साइड और ये दूसरा साइड किसका, पैरेललोग्राम का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि इनका ये जो डायगोनल होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इसका रिजल्टेंट। यानी यहां पर वेक्टर r बराबर सिंपली क्या लिखेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ समझ में आया एक लाइन में, बहुत एकदम नीट एंड क्लीन, कि अगर दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ किसी भी पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें और दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहे, सेम, तो ये जो आपको पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, इसका रिजल्टेंट। ठीक है, एकदम कायदे से बात समझ में आई। इनको हम वर्ड्स में लिख सकते हैं, चलो लिख लेते हैं, देखते हैं जरा। तो आप सिंपली बोलेंगे इफ टू वेक्टर्स with magnitude and direction represent the two adjacent side of a parallelogram, ठीक है, पैरेललोग्राम, then its diagonal represents its रिजल्टेंट। बस सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी आपके पास। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बस सिंपल सा था, दो वेक्टर्स है, दोनों के दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड, और तो इनका डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनका रिजल्टेंट। बस ठीक है, चलिए तीसरा लॉ सीखते हैं जरा फटाफट। यहां पर ये जो दो लॉ है, ये दोनों लॉ मैंने आपको बताया ना, कौन कौन से लॉ बताए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दोनों की लिमिटेशन है क्या, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ और सिर्फ कितने वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, दो को, दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। तो इनकी लिमिटेशन है ये कि मेरे पास कितने वेक्टर होने चाहिए, दो। ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अगर दो वेक्टर है तो सिंपली ऐड कर सकते हैं। अब अभी इसके आगे भी मैं सिखाऊंगा कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर रहेगा तो उसको दो में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे आप। ठीक है, तो आपके पास सिंपल सा क्या है कि अगर दो वेक्टर है तो आप उसके लिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी लगा सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी लगा सकते हैं। आते हैं आपके पास तीसरे लॉ पर, फटाफट जल्दी जल्दी। अगर मैं आपसे तीसरे लॉ के बारे में बात करूं तो तीसरा एडिशन लॉ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा। ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहते हैं कि अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है, ये है आपके पास ए, दूसरा वेक्टर है आपके पास ये रहा बी, तीसरा वेक्टर है आपके पास ये है सी, चौथा वेक्टर है आपके पास ये रहा डी। तो अभी आपने करना क्या है, इसको जोड़ेंगे कैसे। तो जोड़ने का ट्रिक क्या रहेगा, सिंपल सा एकदम, बहुत आसान ना। करेंगे क्या, किसी भी एक वेक्टर को आप चूज कर लीजिए, सपोज करो मैं बी को ले लेता हूँ और ना सभी को जोड़ना शुरू करता हूँ। तो मैंने क्या किया, सिंपली लिख दिया बी को, ये रहा बी, वेक्टर बी है। अब क्या किया, ए को ट्रांसलेट करके लेकर गए इस तरफ,
जिस ऑर्डर में आपको जोड़ना है उस ऑर्डर में आप कर सकते हैं आसानी से। हाँ, क्योंकि वेक्टर एडिशन एसोसिएट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो मैं आराम से बोल सकता हूँ ए वेक्टर को जोड़ूँ या बी को जोड़ूँ या सी को जोड़ूँ, किसी को भी मैं ऑर्डर में इधर उधर कर सकता हूँ, कोई भी रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा। ठीक, तो आराम से मैंने किसको रख दिया है, बी को रख दिया है। उसके बाद फिर मैं ए को ट्रांसलेट करके लेकर आया हूँ यहाँ पर। फिर मैंने क्या किया, मैंने सी को ट्रांसलेट करके लेकर आया है यहाँ पर। ये सी को कर लो या डी को ही कर लो, तो मैंने कर दिया है सी को, थोड़ा सा और इधर, ये वेक्टर है सी। फिर मुझे डी को करना है, तो डी को कर सकते हो आप थोड़ा सा ऐसे, ये है वेक्टर डी। ठीक है, अभी ये सारी क्या बना रहे हैं, ये ना ओपन पॉलीगन बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, इनका जो ये क्लोजिंग साइड होगा, ये इनका क्लोजिंग साइड क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनका रिजल्टेंट। तो सिंपली लिखेंगे आर बराबर क्या, बी प्लस ए प्लस सी प्लस डी, बी प्लस ए प्लस सी प्लस डी। हाँ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी आप किसी का भी ऑर्डर चेंज कर दो। यानी मैंने लिखा आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दोनों बातें सेम हैं, ये और ये दोनों क्या है, सेम। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। फिर से मैं समझाऊं, अगर मेरे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, उनको अरेंज करना है विद द मेथड दैट इज टेल हेड मेथड या हेड टेल मेथड। उस मेथड से आपको क्या करना है, सभी को एक तरफ से ज्वाइन करते चले जाना है, और ज्वाइन करने के बाद आपको वो मिलते हैं दैट इज ओपन पॉलीगन की तरह। तो उनका जो भी क्लोजिंग साइड रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, रिजल्टेंट। और खास बात, ये इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ये जो रिजल्टेंट है इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये जो आपका पॉलीगन है उसके डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। आसान तरीके से तीनों लोग समझ पाए हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिखेंगे इफ वी हैव टू और मोर देन वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स के लिए तो सीख लिया, मोर देन टू वेक्टर्स, then we have to arrange the vectors in a same manner as tail head or head tail, then it forms an open polygon। और ये ओपन पॉलीगन फॉर्म करेगा, देन आपको क्या करना है कि उनको क्लोज करना है, और जो उनका क्लोजिंग साइड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, उसका रिजल्टेंट। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब देखो जरा, इसको मैं ना और अच्छे तरीके से कर सकता था। कैसे कर सकता हूं, देखो मैं यहां पर अब रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे सपोज करो मैंने आपको ना स्टेप बाय स्टेप निकालना था, जैसे आपको निकालना था a प्लस बी निकालना था, या फिर आपको निकालना था ए बी सी निकालना था, या फिर आपको निकालना था a प्लस डी बी प्लस सी प्लस डी निकालना था। कैसे निकालेंगे, देखो जरा एक और तरीका, आपको सिंपली दोनों किसी भी एक वेक्टर को ले लेना है। तो मैंने ले लिया यहां पर फिर से b को, तो देखो b को ले लिया। ठीक है, और अगर मैं a को ट्रांसलेट करके यहां पर ले आऊं तो ये तो a हो गया। अभी क्या होगा, अब मुझे अगर इनका ये जो साइड रहेगा तो मैं इनको अगर क्लोज कर दूं, ठीक, तो यहां पर पॉलीगन की कितने साइड है, 3, दैट इज ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है अभी। तो अब क्या करें, तो ये इनका रिजल्टेंट शो करेगा क्या, r इक्वल टू ए प्लस बी। अरे भाई यही तो ट्रायंगल लॉ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे अगर चले तो सी के पास आए तो सी का कुछ आपको ऐसे मिल गया, ये है वेक्टर सी। तो अगर मुझे फिर से रिप्रेजेंट ड्रॉ करना, रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, r इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर मैं d वाले को भी रिप्रेजेंट करूं तो d वाले को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये रहा d। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको ज्वाइन कर देंगे, ये इसको ज्वाइन कर दिया, क्या हो गया, r इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो आप हर एक इंस्टेंट पर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन इनका डायरेक्शन कैसा रहेगा, इन दोनों वेक्टर्स के जस्ट अपोजिट, इन दोनों वेक्टर्स, इन तीनों वेक्टर्स के जस्ट अपोजिट, इन चारों वेक्टर के जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये है आपके पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने कितने सीखे बच्चों, 3। पहला कौन सा था, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, बहुत कायदे से समझ पाए हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं अब आपको सिखाने वाला हूं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।
क्योंकि मुझे एनालिटिकल मेथड बताने से पहले वेक्टर को रिजॉल्व करना आपको बताना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको सिखाने वाला हूं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दूं। चलिए बच्चों देखिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपको हर जगह काम देगा ये। मैं सिखाने जा रहा हूं आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों वेक्टर को रिजॉल्व कर देना। रिजॉल्व करना, इसके कंपोनेंट जैसे हम रिजॉल्व कर देना उसको हटाना चाहते हैं, तो हटाकर मैं उनके कुछ ऐसे कंपोनेंट में तोड़ दूं कि अगर मैं फिर से उनका अगर वेक्टरली सम करूं ना तो मुझे फिर से वही सेम इफेक्ट मिले। मतलब जैसे सपोज करो मेरे पास मैं ना क्या कर रहा हूं, इस बोर्ड को ना धक्का दे रहा हूं, ठीक, ये मेरा इफेक्ट है। जितना इफेक्ट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं मेरी जगह मिलकर दो लोग कर दे ना, दो स्टूडेंट आए और दोनों लोग क्या करें, बोर्ड को धक्का दे। जितने इफेक्ट से मैं इसको धक्का दे रहा था उतने इफेक्ट से कितने अब दे रहे हैं, दो। अगर 3 आ जाए तो 3, 4 आ जाए तो 4, 5 आ जाए तो 5। मतलब सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आप एक से ज्यादा लोगों को यूज कर रहे हैं। सिंपली आसान तरीका आपने समझा, क्या समझा कि अगर मुझे किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो मुझे उसको उसके कंपोनेंट में अगर मैं तोड़ूं या रिजॉल्व करूं तो उनकी वजह से भी मुझे सेम इफेक्ट मिले जैसा उसकी वजह से मुझे मिल रहा था। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया कि अगर मैं बोर्ड की तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पर फोर्स लगा रहा हूं, और जितना मैं इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर आप में से दो बच्चे मिलकर उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मेरे कंपोनेंट कितने हो गए, दो। कौन कौन से, एक आप और एक आप, दो कंपोनेंट हो गए। ठीक बात है, कायदे से समझ में आई बात। ध्यान से देखो, अब किसी भी वेक्टर को, अब वेक्टर तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में होगा ना, मतलब ऐसा मैं ऐसा बोल रहा हूं कि डेफिनेट डायरेक्शन होने का मतलब ये है कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर जगह पे जैसे बोर्ड के मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो अभी मैं किसी एंगल पर भी फोर्स लगा सकता हूं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। आप जब छोटे रहते हैं ना, बच्चे लोग क्या करते हैं कि जब घर में गाड़ी आती है ना चलाने वाली, छोटा उनका खिलौना, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं खेलते, क्या करते हैं, उसके आगे धागा बांध देते हैं। उसके आगे क्या करते, धागा बांध देते, और धागा बांध के ऐसे खींच के लेकर चलते हैं। धागा बांधेंगे और क्या करेंगे, खींच कर लेकर चलेंगे। तो गाड़ी चलेगी कैसे, गाड़ी चलेगी कुछ उठकर, यानी आगे वाला पहिया क्या है, हवा में, और गाड़ी क्या चल रही है, सीधे। यानी मतलब वो जो रस्सी बंधी हुई है या धागा बंधा हुआ है वो फोर्स किधर की तरफ लगा रहे हैं, कुछ एंगल पर। लेकिन गाड़ी चल कैसे रही है, आगे भी चल रही है और कुछ उठ के चल रही है। समझ पाए एकदम कायदे से एग्जाम्पल मेरा, पक्का ना। चलो देखो, देखते हैं थोड़ा सा। जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, कहीं पर भी वेक्टर पढ़ाओ, तो मैंने ले लिया आपके पास ये वेक्टर, जिस वेक्टर का नाम मैं रख देता हूं ए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1, रिजॉल्व करने के लिए आपको आना पड़ेगा स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 क्या कहता है कि आप इनके हेड पर या टेल पर, ये इनका हेड है, वेक्टर का एरो जिधर की तरफ जा रहा है ये हेड, और ये कैसा, टेल। आप इनके हेड पर या टेल पर कहीं पर भी आ जाओ और ड्रॉ कर दो एक्सेस, यानी इसको आप बना दीजिए ओरिजिन। इसको बना सकते हैं या फिर इसको बना सकते हैं, तो मैं दोनों ले लेता हूं। एक बार इसको ना मैं ले लेता हूं, ये था आपका वेक्टर, तो मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, इसके मैं हेड को बना देता हूं क्या, ओरिजिन, और मैंने यहां पर ड्रॉ किया है और मैं इसके टेल को बना देता हूं ओरिजिन। ये है आपके पास वेक्टर ए, ये है आपके पास वेक्टर ए। तो रिजोल्यूशन का पहला स्टेप क्या होगा, आप इस वेक्टर के चाहे तो हेड पर आ जाए या टेल पर आ जाए, और वहां पर क्या बनाएंगे, एक्सेस। क्या एक्सेस बनाएंगे, कैसे, वहां पर ड्रॉ करने वाले हैं सिंपली एक्सेस, ये वाली वाई एक्सेस और ये वाली एक्स एक्सेस, यानी इसको क्या बना दिया, ओरिजिन।
और इसी तरीके से सेम इस पर आने के बाद क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे ओरिजिन और यहीं से ड्रॉ करेंगे एक्सिस। ठीक, ये वाली एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एज जैसा हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं ना, इजी बनाने के लिए ऐसा ही करेंगे अभी। ठीक है, आपको 2 से ज्यादा कंपोनेंट चाहिए होंगे तब भी बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग जो बेसिकली बात कर रहे हैं रिजॉल्व करने का ना, वो कितने कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, 2 कंपोनेंट में बस। ठीक, तो इसीलिए मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो रिप्रेजेंट किया है एक्सेस बनाए कितने, 2। एक आपके पास कौन सी एक्सेस है, ये एक्स वाली है, ये कौन सी है, वाई वाली है, और ये कौन सी है, एक्स वाली है, और ये कैसी है, वाई वाली। बस सेम। अब करना क्या है, इतना करने के बाद आप सिंपली किसी भी एक्सेस से, चाहे एक्स से या वाई से, आपको फाइंड करना पड़ता है या डिफाइन करना पड़ता है। दैट इज स्टेप नंबर 2 में डिफाइन स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बोला था, स्टेप नंबर 1 भी लिख देते हैं। दैट इज सबसे पहले बनाएंगे हेड या टेल को बनाना है ओरिजिन के बनाने के बाद क्या करना है, ओरिजिन बनाने के बाद बनाना है एक्सेस। ठीक है, किसी भी हेड या टेल को। फिर क्या करेंगे, डिफाइन एंगल। क्या डिफाइन करेंगे, एंगल विथ एक्सेस। एक्सेस से क्या बनाएंगे, डिफाइन करेंगे एंगल। मैं किसी से भी कर सकता हूं, चाहे अभी देखो मैं दोनों चीज ले लेता हूं, एक्स से भी लेकर दिखाता हूं, वाई से भी। तो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, सपोज करो कि यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये किससे एंगल है, एक्स से, कितना, थीटा। ठीक, यहां पर मैंने सेम किया, यहां पर मैंने आप डिफाइन कर रहा हूं एंगल किससे, वाई से, कितना, थीटा। ठीक है, अब एक्सेस को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। तो देखो मैं ऐसा कर देता हूं, एक्सेस को थोड़ा सा बड़ा करता हूं। अब इसको स्टेप 1 में बताते चलूंगा और समझाते चलूंगा ना, अब लिखने का काम थोड़ा कम करूंगा। तो मैं क्या करता हूं ना, इस एक्सेस को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, गिरा। ठीक, ये एक्स एक्सेस है, और इसी तरीके से सेम यहां पर है। अभी क्या करेंगे, आपका ये जो रिमेनिंग बच जाता है, यानी यहां पर कौन बचा था, हेड बचा है, यहां पर कौन बचा है, टेल बचा है। जो भी हेड या टेल बचता है, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। कहां पर, एक्सेस पर। तो यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर इस एक्सेस पर, यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर इस एक्सेस पर। बस इतना सा ही काम था आपको, और कुछ भी नहीं करना था। आप जिधर से लेना चाहते हैं उधर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। अब होगा क्या, आपको करना क्या रहता है, अभी देखो ये थीटा है ना, थीटा के सामने वाला आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये जो आपका रिमेनिंग रह गया, ये क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर के सामने क्या, हाइपोटेनस। सेम इधर भी थीटा के सामने कौन रहेगा, ये रहेगा परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, बेस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ना, मुझे इसको हटाना था, मुझे रिजॉल्व करना था। तो रिजॉल्व करने के लिए मैंने स्टेप 1 पहले आप डिफाइन करिए, दैट इज, या फिर ओरिजिन बनाइए और एक्सेस बना लीजिए। फिर क्या करिए, एंगल डिफाइन करिए। एंगल डिफाइन करने के बाद आपको ड्रॉ करना है, जो भी रिमेनिंग बच जाता है हेड और टेल, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, जिससे एंगल बनाए उसी पर ड्रॉ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, सिंपली अब आपको ना इसको हटाना है। अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास बचेगा क्या, परपेंडिकुलर और बेस। इसको भी मैं हटा दूं तो क्या बचेगा, परपेंडिकुलर और बेस। तो मुझे करना क्या है, अब देखो जरा ध्यान से, ये परपेंडिकुलर बराबर किसके होगा, बराबर होगा इसके, इस वाले के। और ये बेस किसके बराबर है, ये बराबर है इसके। यहां पर भी सेम, ये बेस किसके बराबर है, ये बेस के। और ये परपेंडिकुलर किसके बराबर है, परपेंडिकुलर के। मतलब मुझे अब क्या फाइंड करना, परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिएगा, फॉर अगर मैं बेस फाइंड करना चाहता हूं, क्या फाइंड करना चाहता, बेस फाइंड करना है। मुझे थीटा पता है, हाइपोटेनस पता है, ये क्या है, ये ए वेक्टर, ए क्या है, हाइपोटेनस ही तो है। और मैंने बताया है कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। तो यानी इसकी लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। यानी ये लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो है ना। तो अगर मैं ये सिंपली करूं कि मुझे निकालना है इसका, ये मुझे मैग्नीट्यूड पता है इसका, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, मुझे निकालना है बेस, तो मैं सिंपली यूज कर सकता हूं कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मुझे बेस तो पता चल जाएगा ना, तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, बेस बराबर आ जाएगा हाइपोटेनस कॉस थीटा, और हाइपोटेनस क्या है ए, यानी बेस बराबर क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। यानी सिंपली ये बराबर मैं क्या कर सकता हूं, ये बराबर कर सकता हूं ए कॉस थीटा। ठीक, यानी यहां पर भी ये क्या आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा ए कॉस थीटा। यानी जिसके साथ ये एंगल बनाएगा, चाहे जिससे भी बना ले, चाहे वो यहां पर एक्स वाले के साथ बना रहे तो एक्स के साथ वो कॉस थीटा में जो भी आएगा कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा, यहां पर अगर इसके साथ बना रहे तो ये कौन सा कंपोनेंट ए कॉस थीटा। जिसके साथ भी एंगल आप डिटरमाइन करेंगे, याद रख लीजिए इस बात को। रिमेनिंग जो बचेगा, अब रिमेनिंग मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो सिंपली बनाएंगे एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपके पास, क्या होता है, सिंपली बताएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बराबर क्या, हाइपोटेनस साइन थीटा, और हाइपोटेनस का वैल्यू आपके पास कितना है, दैट इज वेक्टर ए। तो वेक्टर ए और क्या साइन थीटा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया वेक्टर ए साइन थीटा, और ये क्या हो गया वेक्टर ए साइन थीटा। बच्चों इतना करने के बाद आप सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये लाइन अगर ए कॉस थीटा है तो मैं इसको इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना एक्सिस पे, तो मैं इसको बना सकता हूं क्या, दैट इज ए साइन थीटा, और इसको क्या बना सकता हूं, इसको भी बना सकता हूं दैट इज ए साइन थीटा। बस कहानी बस इतनी सी ही थी बच्चों। अब क्या कर सकते हैं, अब मैं इस पूरे को हटा सकता हूं, तो मैं हटा देता हूं दोनों तरफ से। मैंने हटा दिया है ये पूरा, मैंने किसको हटा दिया, इसको हटा दिया। अब ये वेक्टर ए गया कहां, रिजॉल्व हो गया कौन कौन से कंपोनेंट में, इनका एक कंपोनेंट रहा ए कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट रहा ए साइन थीटा। इधर भी ये वेक्टर रिजॉल्व हो चुका है, कहां गया, ये वेक्टर गया है एक कंपोनेंट में ए साइन थीटा में, एक कंपोनेंट में ए कॉस थीटा में। बस, यानी अब इस वेक्टर की नीड है क्या, नहीं, तो वेक्टर ही नहीं रहा अब क्या हो चुका है, रिजॉल्व हो गया। कितने कंपोनेंट में, 2 कंपोनेंट में। ये थी छोटी सी स्टोरी रिजोल्यूशन की। यानी अब अगर आप मेरे से फिर से पूछे कि अब बताइए कि अगर मेरे पास ये दोनों पता है तो मेरे पास ये कैसा इफेक्ट देगा, ये इफेक्ट कैसे देगा भाई, तो रिजल्टेंट अगर हम फिर से निकाल लें, इनका रिजल्टेंट निकाल लें, इसका और इसका, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल बोलो बोलो, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। रिजल्टेंट निकाल लेंगे फिर से आ जाएगा। तो सिंपली करेंगे क्या, सिंपली करेंगे रिजल्टेंट, देखो अगर मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाऊं यहां से, तो रिजल्टेंट इक्वल टू सिंपली लिखेंगे दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा दैट इज ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास फिर से आ जाएगा वेक्टर ए। बस इतना सा लॉजिक था, ठीक है। और अगर आपको फिर से निकालना है कि थीटा कितना होगा, तो थीटा के लिए मैं आपको अभी सिखाता हूं, इसके ये मैं सिखाऊंगा अभी आपको, मैं आपको बस सिंपल सा समझा रहा हूं कि रिजॉल्व कैसे करेंगे। थीटा निकालने के लिए सिंपल से करेंगे, दैट इज हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू सिंपली y अपॉन एक्स। तो y का कंपोनेंट कितना है a और x का कंपोनेंट कितना है a, बचेगा आपके पास कितना 1। तो tan थीटा यानी tan 1 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज थीटा इक्वल टू व्हाट, दैट इज 45 डिग्री। यहां के लिए क्योंकि मैंने थीटा को बोला कि दोनों के बीच का एंगल कितना लिया था 90 डिग्री लिया था, तो दोनों का बीच का रिजल्टेंट कितना आ गया 45 डिग्री। बस कि ये वेक्टर कितने पे होगा 45 डिग्री पर होगा, इधर से भी 45 इधर से भी 45। इजी था ना, एकदम आसान से, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे ना, पक्का। चलिए अब सीखते हैं, ये मैंने रिजोल्यूशन आपको सिखाया। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से थोड़ा सा रिमाइंड करूं बहुत तेजी से, देखो मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं बहुत तेजी से।
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आपके पास सिंपली कोई भी वेक्टर कहीं पर भी पड़ा हो तो आपको सिंपली क्या करना है, ये रहा वेक्टर ए, आपको इसको रिजोल्व करना है। तो सिंपली चाहे इधर आ जाओ चाहे इधर आ जाओ, यहाँ पे ड्रॉ करो इसका एक्सेस, मैंने ड्रॉ कर दिया एक्सेस, ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस। क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पर डिफाइन करना है कि ये थीटा कितना है, यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से ड्रॉ करेंगे लाइन। अभी क्या रहेगा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। बस आपके लिए शॉर्ट ट्रिक या इन्फॉर्मेशन, जिसके साथ वो थीटा बनाएगा उसके साथ कॉस, जिसके साथ थीटा नहीं बनाएगा उसके साथ साइन। ठीक, हमेशा याद रखिए, अगर वाई के साथ थीटा बनाएगा तो कॉस, और अगर एक्स के साथ थीटा बनाएगा तो कॉस। जिसके साथ ये थीटा बनाएगा वो कंपोनेंट कौन सा, कॉस का। ठीक, ये थी आपकी छोटी सी स्टोरी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की ना। समझ में आ रहा है ना, बोलो भाई, समझ में तो आ रहा है ना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलो अब लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करते हैं आज का, एनालिटिकल मेथड, किस तरीके से हम लोग एनालिसिस करेंगे या रिजल्टेंट निकालेंगे दो वेक्टर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ जो पढ़ा है हमने, उसका मैं रिजोल्यूशन आपको कराता हूँ, एनालिटिकल मेथड। लेकिन मुझे ऐसा थोड़ा सा लगता है कि आपको ना पैरेललोग्राम सिखाना चाहिए, लेकिन मैं दोनों कवर करूंगा आपके लिए, क्योंकि दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा, रिजल्ट जो आएगा दोनों का सेम आएगा। तो मैं फटाफट पहले ट्रायंगल लॉ को करते हो एनालिटिकल, उसके बाद फिर पैरेललोग्राम लॉ को। ठीक, तो चलिए देखिए, वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड। अब क्या करेंगे, एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं दो वेक्टर। तो मैंने ले लिया है एक वेक्टर ये है, दैट इज ए, एक वेक्टर ये है जो कि क्या है, बी। मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है दैट इज रिजल्टेंट, क्योंकि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में मुझे ये सिखाया गया कि अगर दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, यानी ए की जगह पर मैं लिख सकता हूं ए आई कैप, ए कैप, और बी की जगह पर मैं लिख सकता हूं बी कैप, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक, हालांकि नीड नहीं है, आप इतना जानते रहिए कि ए वेक्टर की जगह पर मैं ए यूज करूंगा, बी की जगह पर बी यूज करूंगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। चलो बच्चों, तो अभी क्या करेंगे, इनका क्लोजिंग साइड बनाते। तो ये मैंने बना दिया इनका क्लोजिंग साइड, और ये है इनका आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए प्लस बी। अब इसी को मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे सिंपली, तो आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले मुझे क्या डिफाइन करना है, ये वाला वेक्टर है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां पर एज्यूम करूंगा एक एंगल कितना, थीटा, कि इनके वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब क्या करूंगा, यहां इनके इस वाले वेक्टर के एक टॉप से मैं ड्रॉ कर देने वाला हूं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो अब देखो जरा ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रिजोल्व करना सिखाया है, ये है आपके पास थीटा, ये है बी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए इसको ताकि थोड़ा और अच्छा समझ में आए। देखो इधर, ये आपके पास है वेक्टर ए, ये वेक्टर है आपके पास बी, दोनों को जोड़ना है। ये रहा आपका क्लोजिंग साइड, आर इक्वल टू ए प्लस बी, ये एंगल मैंने डिफाइन किया कितना, थीटा, यहां से ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास बी कॉस थीटा, ये आपके पास हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, ट्रायंगल का नाम मैं रख देता हूं, नाम है ए बी सी, और ये ड्रॉ किया है डी। ठीक, इसको हटाता हूं। अभी देखिए एनालिसिस करना है, बहुत इजी एनालिसिस है, यानी अब ये कन्वर्ट किस में हो चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल में। ध्यान देना है बस, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, बस। तो हमें एनालिसिस किसमें करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है आपके पास, ए सी डी। अब इसमें देखिए बच्चों क्या करना है, सिंपली मुझे चाहिए ना, ये क्या है, ये तो इसका हाइपोटेनस, ये वाला AC क्या है, हाइपोटेनस। तो क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर, यही तो चाहिए मुझे, बराबर क्या करेंगे, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर।
बस यही निकालना है आपको। क्या निकालना है? AC। AC मिल जाएगा, वही रिजल्टेंट है आपका, बस आसान तरीका है। लेकिन आपके पास है क्या, यहां पर ये है आपके पास क्वांटिटी में कितना A, ये क्या है आपके पास B cos थीटा, तो A से लेकर D कितना हो जाएगा, AD आपके पास होगा A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। ठीक, चलिए तो अभी क्या बना दे, A प्लस B cos थीटा इसकी जगह पर, और CD कितना है, B sin थीटा, पुट कर दो, तो AC का स्क्वायर बराबर AD कितना है, A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस CD कितना है, B sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन अप कर दीजिए, तो मैं यहां से लिखते चलता हूं फटाफट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी देखो जरा, यहां से क्या करें, cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले या B स्क्वायर कॉमन ले ले, तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, तो आपके पास ये हो जाएगा A स्क्वायर, यहां से और यहां से B स्क्वायर कॉमन कर दिया, तो क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहां पर कितना है, 2AB cos थीटा। ठीक है, पक्का ना, गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये क्या है आपके पास, AC का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर ही क्या है आपके पास, ये AC आपको चाहिए, AC इक्वल टू क्या है, AC इक्वल टू है रिजल्टेंट, यही चाहिए आपको। तो क्या करना है, सिंपली ये निकाल तो लिया ये ना, तो लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये लिखेंगे 2AB cos थीटा। ठीक है, अगर AC चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, बस यही क्या आ गया आपके पास, रिजल्टेंट। छोटा सा तो था भाई, कहाँ बहुत बड़ा है, ये इसका एनालिटिकल मेथड हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन में आता है ना कि आप मुझे ना ये जो रिजल्टेंट का है ना उससे एंगल फाइंड करके बताओ, ये कितने एंगल पर होगा। तो मैंने कितना एज्यूम किया, इसको मान लिया है अल्फा, कितना मान लिया, अल्फा, तो बस लगा देंगे tan अल्फा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लगा देंगे, तो tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर कितना है, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये हो गया आपके पास एंगल डिटर्मिनेशन, एंड दिस वन बी रिजल्टेंट। इसी लॉ की बात होती है कि अगर कोई भी वेक्टर इस लॉ को फॉलो करेगा तो वो वेक्टर है, कोई भी क्वांटिटी इस लॉ को फॉलो करेगी तो वो क्या है, वेक्टर है, अदरवाइज वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, जैसे कि करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपका मेथड था, एनालिटिकल मेथड। ठीक, फटाफट मैं अब करता हूं पैरेललोग्राम को भी समझाता हूं। ये कौन से किसके बेसिस पे हमने किया है, ट्रायंगल लॉ। ये ट्रायंगल लॉ के बेसिस पे हमने किया। अब देखो बच्चों, यहीं पर थोड़ा सा केस समझ लेते हैं ना। अगर समझो कि आपके पास ना दो वेक्टर है, दो वेक्टर का इनके और इनके बीच का एंगल, ये किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर। तो अगर सपोज करो कि थीटा यहां पर ना मैं पुट कर दूं, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी ये वेक्टर A है, ये वेक्टर हो जाए B। ठीक है, अब फिर से बात होगी कि बताइए कि ये थोड़ा सा सोचिए आप लोग कि अगर मैं ये बोलूं कि अगर आपके पास, आपको थीटा कभी भी डिफाइन करना रहता है तो कैसे डिफाइन करते हैं, तो सिंपली हम लोग बनाते हैं टेल टू टेल या हेड टू हेड। तो यहां पर तो ये रहा नहीं, तब आपने कैसे कर दिया। ठीक, तो मैंने आपको एक स्पेशल केस बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास थीटा पर ही डिपेंड कर रहा है, तो थीटा अगर आपके पास 0 डिग्री है तो आपके पास सिंपली केस क्या बनेगा, यहां पर cos ऑफ 0 कितना होता, 1, तो आप सिंपली बना पाएंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, और अगर सपोज करो कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हो जाए 180 डिग्री, तो आपके पास कितना हो जाएगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, A माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, और अगर स्क्वायर रूट हटा देंगे तो A माइनस बी हो जाएगा, और अगर 0 रहेगा तो A प्लस बी हो जाएगा। केस बना के बताएं, चलिए तो पैरेललोग्राम भी बना देते और फिर दोनों साथ में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो पैरेललोग्राम बना लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी, फिर डिस्कशन करते हैं।
पैरेललोग्राम लॉ से करते हैं, ठीक है, एनालिटिकल मेथड या एनालिसिस करते हैं। तो आपके पास क्या है, सिंपली ना आपके पास एक वेक्टर है, ये कौन सा है, ए, एक वेक्टर है बी, ठीक, दोनों क्या है, किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड, ठीक है, पैरेललोग्राम के क्या है, दो एडजेसेंट साइड, और इनके बीच का एंगल में एज्यूम करो कितना, थीटा, ठीक है। अब एडजेसेंट साइड है, अभी देखो वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेड टू टेल करना पड़ेगा। तो मैं वेक्टर को स्क्रॉल करके किधर लेके जाता हूं, इस साइड पर लेकर चला जाता हूं। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए को, इनके बीच का एंगल कितना है, वो एंगल है थीटा, ठीक है। यहां से क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये थीटा है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है। अब क्या कहा क्या गया है कि भाई दो, अगर किसी भी दो, कोई भी दो वेक्टर पॉलीगन के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनका डायगोनल क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो डायगोनल फाइंड करना है इनका, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक। तो इसको अगर मैं आर मानूं कि ये है आर, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अभी देखो सेम केस फिर से हो गया आपके पास, आपको इनका नाम मैं रख देता हूं, ए बी सी डी और ई। आपको राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान देना है, कौन सा है राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज ए सी डी। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ए सी और डी। अगर इसमें डिसाइड करें, अभी देखो बस मैं फटाफट एनालिसिस करो, तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ए सी डी, ठीक है। अब फटाफट करते हैं क्या है, देखो जरा, राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं तो आपके पास ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर। सारी वैल्यू को सेट कर देता हूं, बहुत तेज करता हूं, यहां पर ए डी का लिखूंगा बी प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा का स्क्वायर। यहां पे अगर इसको ओपन अप करूंगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, यहां से क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से ए स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर बचेगा क्या, दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी इट्स अ 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा कितना, तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा दैट इज आर इक्वल टू ए सी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, r इक्वल टू, मैं इसको अगर ऊपर लिख दूं तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर मुझे फिर से एंगल डिफाइन करना रहेगा कि ये एंगल कितना है, तो एज्यूम करेंगे अल्फा, तो आप सिंपली लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू कितना लिखेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर, यानी a साइन थीटा अपॉन बेस b प्लस a कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल निकालने के लिए, और ये क्या हो गया आपके पास, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। ये आपके पास दो फॉर्मूले हो गए। केस लिख लेते हैं, लिखिए जरा केस 1, इफ थीटा इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री। तो मैंने जो अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, लिखवा भी देता हूं। अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू cos 0 इक्वल टू कितना, दैट इज 1। तो आपके पास ये r इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। और अगर केस 2 की बात करें
थीटा इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो cos 180 कितना होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली मैं लिख दूंगा r इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, ये हो गया आपके पास। और अगर केस नंबर 3, केस 3 मैं लिख देता हूं यहां पर, केस 3 थीटा इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, तो आप सिंपली क्या कर देंगे, सिंपली लिखेंगे r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, क्यों, क्योंकि 2ab cos थीटा डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। तो देखो मैंने आपको एनालिटिकल मेथड भी पूरी तरह समझा दिया है। मैंने आज आपको वेक्टर एडिशन पूरी तरीके से समझाया, पहले ग्राफिकल मेथड समझाया, उसके बाद फिर मैंने एनालिटिकल मेथड समझाया। यहाँ पर सिंपली बस यही करते हैं आप लोग। एक चीज़ आप लोग को बहुत याद रखनी है, जो मैंने आपको सिखाया है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिजॉल्व कर देना उसके कंपोनेंट्स में, यानी कंपोनेंट्स कौन से, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। अगर z आपको पॉसिबल होगा तो z अभी बताया नहीं जाता है आपको सिर्फ इसी में एनालिसिस करना है, टू कंपोनेंट्स में, एक x कंपोनेंट में और एक y कंपोनेंट में। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा बच्चों कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो बच्चों प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आपका कोई भी डाउट नहीं रहे।